हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे एनिमल न्यूट्रिशन का। फोकस हमारा रहेगा सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज पर और PQY पर, मींस जिनका एग्ज़ाम में आने का मैक्सिमम चांस रहता है, मींस एग्जामिनर के फेवरेट एरियाज और फेवरेट पॉइंट्स। इससे पहले ऑलरेडी हम एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग का क्विक रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें, आपको एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। एनिमल न्यूट्रिशन से साइलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइलेज और हे से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइलेज में मॉइस्चर परसेंटेज होता है 60 to 70%, 60 से 70%। अगर पूछा जाए हे तो हे में होता है 12 से 14%, 12 से 14%। साइलेज के लिए थिक स्टेम प्लांट्स प्रेफर किए जाते हैं, मोटे स्टेम वाले प्लांट्स, और हे के लिए लीफी प्लांट विद थिन स्टेम। अगर पूछा जाए बेस्ट साइलेज किसका बनता है, तो बेस्ट साइलेज जिस क्रॉप का बनता है वो है मेज, मक्की, जिया मेज, जिया मेज। अगर पूछा जाए बेस्ट हे किसका क्रॉप का बनता है, तो वो बनता है ओट्स का। किसका? ओट्स का। अगर पूछा जाए बेस्ट लेग्यूम हे किसका बनता है, तो वो बनता है ल्यूसर्न का या अल्फा अल्फा का, ल्यूसर्न या अल्फा अल्फा का। क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन डी कंटेंट साइलेज में हाई होता है या हे में होता है, तो विटामिन डी कंटेंट उसमें हाई होगा जो सनलाइट में सुखाया जाता है, और वो होता है हे। हे में विटामिन डी कंटेंट हाई होता है। अगर पूछा जाए विटामिन ए कंटेंट किस में हाई होता है, तो ए कंटेंट साइलेज में हाई होता है, हे में नहीं। हे में विटामिन डी, साइलेज में विटामिन ए। विटामिन ए कंटेंट अप टू 80% जो है वो सन ड्राइंग से लॉस हो जाता है, किसमें? हे में। क्वेश्चन पूछा जाता है मेलॉड टाइप रिएक्शन जो है वो ब्राउन कलर ऑफ हे किसकी वजह से होता है, सॉरी, तो ब्राउन कलर ऑफ हे होता है मलाड टाइप ऑफ रिएक्शन की वजह से। ब्राउन कलर ऑफ हे किसकी वजह से होता है? मलाड टाइप ऑफ रिएक्शन की वजह से। पूछा जाता है मोस्ट ससेप्टिबल अमाइनो एसिड कौन सा होता है मलाड टाइप रिएक्शन में, तो लाइसिन अमाइनो एसिड इज मेनली ससेप्टिबल टू मलाड टाइप रिएक्शन। लाइसिन, लाइसिन अमाइनो एसिड इज मेनली ससेप्टिबल टू मलाड टाइप रिएक्शन। नेक्स्ट, पीएच से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वेरी गुड साइलेज की पीएच होती है 3.5 to 4.2, गुड साइलेज की होती है 4.2 to 4.5, और फेयर साइलेज की होती है 4.8 या उससे ज्यादा। ठीक है। हेलेज क्या होता है? हेलेज करेक्टरिस्टिक जिसमें होती हैं दोनों, किसकी? हे की भी और साइलेज की भी, उसको क्या कहते हैं? हेलेज। और इसका मॉइस्चर परसेंटेज पूछा जाता है कितना होता है? 45 से 55%। नेक्स्ट, अगर पूछा जाए वेस्ट लेज क्या होता है, यहाँ पूछा जाता है अराबिकली फर्मेंटेड एनिमल वेस्ट या एनाराबिकली फर्मेंटेड एनिमल वेस्ट। तो वेस्ट लेज होता है एनाराबिकली, एनाराबिकली फर्मेंटेड एनिमल वेस्ट, जैसे पोल्ट्री ड्रूपिंग, पोल्ट्री लिटर, स्वाइन एक्सक्रीटा या बोवाइन डंग, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ठीक है। क्रॉप्स कौन सी यूज की जाती हैं साइलेज बनाने के लिए, तो सॉल्युबल शुगर वाली क्रॉप्स जैसे कि मेज है, सॉर्गम है, बाजरा है, ये मोस्ट सूटेबल होती हैं साइलेज के लिए। अगर लेस सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स वाली क्रॉप हैं तो वो भी हम यूज करते हैं, बट उनमें हमें डालना पड़ता है मोलेसिस। तो मोलेसिस की परसेंटेज पूछी जाती है, कितना परसेंट डाला जाता है, तो 3 से 3.5%, 3 to 3.5% मोलेसिस ऐड किया जाता है लेस सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स वाली क्रॉप्स में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में पूछा जाता है लेग्यूम्स की और ग्रास या सीरियल वाले फॉडर की मिक्सचर की रेशो पूछी जाती है, तो 25% लेग्यूम डालते हैं हम और 75% डालते हैं ग्रास या सीरियल फॉडर, मींस 3:1 की रेशो में डालते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। साइलेज में यूरिया परसेंटेज पूछी जाए तो 1%, साल्ट परसेंटेज पूछा जाए तो 0.5%।
फ्लेक इंडेक्स या फ्लेज इंडेक्स क्या होता है, या पूछा जाता है साइलेज की क्वालिटी को इवेलुएट करने के लिए कौन सा इंडेक्स यूज किया जाता है, तो ये फ्लेज इंडेक्स या फ्लेग इंडेक्स होता है। मोस्ट कॉमन साइलोज कौन से होते हैं, तो ये होते हैं पिट साइलोज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ओरल कंट्रासेप्टिव या ड्रग थेरेपी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ये किसके एंटागोनिस्ट होते हैं, या विटामिन बी6 का एंटागोनिस्ट इनमें से कौन है, तो ओरल कंट्रासेप्टिव एंड ड्रग थेरेपी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू विटामिन बी6। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3-4 एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं वो मैंने यहाँ लेकर आया हूँ, इनसे ही सवाल आता है। पूछा जाता है सोयाबीन में क्या होता है, तो सोयाबीन में होता है ट्रिप्सिन इनहिबिटर। पूछा जाता है ग्राउंडनट केक में क्या होता है, तो इसमें होता है अफ्लाटॉक्सिन। पूछा जाता है ओट्स में क्या होता है, तो ओट्स से होता है नाइट्रेट पॉइजनिंग। नाइट्रेट पॉइजनिंग में क्या दिया जाता है, तो मिथिलीन ब्लू दी जाती है, कितनी 1%। पूछा जाता है कॉटन सीड केक में कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, तो ये होता है गॉसिपॉल। पूछा जाता है कौन सा एनिमल जो है वो रेजिस्टेंट होता है गॉसिपॉल पॉइजनिंग के लिए, तो ये होता है हॉर्स। हॉर्स इज रेजिस्टेंट टू गॉसिपॉल पॉइजनिंग। अगर पूछा जाए एग वाइट इंजरी फैक्टर, तो वो होता है एविडीन। अगर पूछा जाए एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर, तो वो होता है बायोटीन। A fodder crop having retarded growth due to drought and regain its growth after rain, तो ये करता है क्या, साइनाइड पॉइजनिंग पूछा गया है बहुत बार। अगर पूछा जाए फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो फैट सॉल्युबल विटामिन को हम ये याद रख सकते हैं, कीड़ा, कीड़ा की मदद से। फैट में कीड़ा पड़ गया, कीड़ा मीन्स विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन के, ई, डी या ए, या सिंपली याद रखो विटामिन ए, डी, ई के फैट सॉल्युबल होते हैं, और बी कम्प्लेक्स और सी जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पूछा जाता है इनमें से कौन सा लाइपोट्रॉपिक फैक्टर है, तो कोलिन लाइपोट्रॉपिक फैक्टर होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन ऑफ फैटी लीवर। विटामिन ई और सेलेनियम का सेनर्जेस्टिक इफेक्ट होता है, सेनर्जेस्टिक इफेक्ट होता है, एंटागोनिस्ट नहीं होता, सेनर्जेस्टिक इफेक्ट होता है, याद रखना। विटामिन कौन सा विटामिन है जो हार्मोन का काम करता है, तो विटामिन डी एक्ट एज हार्मोन, ये स्किन में सिंथेसाइज होता है और कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन करता है जीआईटी से। पूछा जाता है इनमें से किससे पैरोसिस या स्लिप टेंडन होता है चिकन में, तो मैंगनीज की डेफिशिएंसी से भी होता है, बायोटीन की डेफिशिएंसी से भी होता है, कोलिन की डेफिशिएंसी से भी होता है, फोलिक एसिड से भी होता है, विटामिन बी12 से भी होता है। वैसे मोस्टली तो मैंगनीज और बायोटीन एग्जाम में पूछे गए हैं, बट इन सब से भी होता है। कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं ये सेनर्जेस्टिक नहीं होते, ये एंटागोनिस्ट होते हैं किसके, मैग्नीशियम के। शीप इज मोस्ट ससेप्टिबल टू कॉपर टॉक्सिसिटी और कोबाल्ट की डेफिशिएंसी, और कॉपर की टॉक्सिसिटी ज़्यादा किस में होती है, शीप में होती है। शीप इज लेस प्रोन टू फास्फोरस डेफिशिएंसी, क्यों फास्फोरस की डेफिशिएंसी कम होती है शीप में, क्योंकि ये सेलेक्टिव ग्रेजिंग करती है। पिगलेट एनीमिया से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पिगलेट एनीमिया का पहले तो एज पूछी जाती है, तो 2 से 4 वीक्स के पिगलेट्स जो होते हैं वो मोस्ट ससेप्टिबल होते हैं पिगलेट एनीमिया को। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ FeSO4 से ड्रेंचिंग की जाती है, या टीट पेंटिंग की जाती है FeSO4 से, या आयरन डेक्सट्रॉन का इंजेक्शन दिया जाता है। कब कब दिया जाता है ये भी पूछा गया है, 4th और 14th डे आफ्टर बर्थ। सल्फर कंटेनिंग विटामिन कौन कौन से हैं पूछा जाता है, तो थायामीन और बायोटीन ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हैं, सॉरी सल्फर कंटेनिंग विटामिन हैं। अगर पूछा जाए सल्फर कंटेनिंग विटामिन कौन से हैं, तो थायामीन और बायोटीन सल्फर कंटेनिंग विटामिन हैं। अगर पूछा जाए सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से हैं, तो मिथियोनिन है, सिस्टीन है, होमोसिस्टीन है और टॉरिन है। टॉरिन, होमोसिस्टीन, सिस्टीन, मिथियोनिन ये क्या है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, और विटामिन थायमीन और बायोटीन। अगर पूछा जाए सल्फर कंटेनिंग हार्मोन्स कौन से हैं, तो इंसुलिन है, वेसोप्रेसिन और एडीएच है, और ऑक्सीटोसिन है। वूल में पूछा जाता है 4%, 6%, 8%, कितने परसेंट फास्फोरस होता है, तो 4% होता है, याद रखना। और इंसानों के हेयर में और किराटिन में पूछा जाता है, तो 4 नहीं होता, 14% होता है, 14% सल्फर होता है। रिकमेंडेड नाइट्रोजन सल्फर रेशो रूमिनेंट की डाइट में कितनी होती है, तो ये होती है 10:1। ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। वूल में, ऊन में नाइट्रोजन सल्फर रेशो अगर पूछा जाए तो ये होता है 5:1। मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन पूछा जाता है, मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर एनाइन पूछा जाता है, और इंट्रा सेलुलर कैटाइन और इंट्रा सेलुलर एनाइन पूछा जाता है। अगर पूछा जाए एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन कौन सा है, तो वो होता है सोडियम। एनाइन कौन सा है, तो वो होता है कैल्शियम। अगर इंट्रा सेलुलर कैटाइन पूछा जाए तो सोडियम की जगह पोटाशियम आ जाएगा, और एनाइन क्या हो जाएगा,
फास्फेट हो जाएगा। नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल रूमिनेंट में पूछा जाता है तो 8 से 12 mg पर डीएल होता है, 8 से 12 mg पर डीएल। शायद बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आते हों, बट ज़रूरी नहीं कि ये सबको आते हों, और ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छी वीडियो है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देख लें और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। नॉर्मल फास्फोरस लेवल रूमिनेंट में पूछा जाता है तो कैल्शियम का आधा होता है 4 to 8%। कैल्शियम फास्फोरस रेशो अगर बून में पूछी जाए तो 2:1 होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होता है। मेन पाथ ऑफ एक्सक्रीशन कैल्शियम का और फास्फोरस का वेरी इंपॉर्टेंट ये होता है फीसिस में। कैल्शियम फास्फोरस का एक्सक्रीशन रूट क्या है? फीसिस। अगर पूछा जाए फास्फोरस का एक्सक्रीशन कार्निवोर्स में तो वो फीसिस नहीं होता, वो यूरिन होता है। और सोडियम और पोटाशियम जो है वो यूरिन से एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है, कैल्शियम फास्फोरस फीसिस में, कार्निवोर्स में फास्फोरस पूछा जाए तो यूरिन में, और सोडियम पोटाशियम तो यूरिन से ही होते हैं। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, लेकिन फास्फोरस में बंदा फंस जाता है और फास्फोरस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है और वो रिपीट होता है फास्फोरस की एक्सक्रीशन कार्निवोर्स में। तो हमने फास्फोरस की पढ़ी होती है, हमें लगता है फीसिस होगी, लेकिन नहीं, यूरिन में होती है। फास्फोरस न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे एटीपी और एडीपी। अब फीडिंग रिक्वायरमेंट से 100% 2 से 3 सवाल आते ही आते हैं। ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट देख लेते हैं पर एनिमल पर डे। कैटल का ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट पूछा जाए तो 2 से 2.5 kg पर 100 kg बॉडी वेट। कैटल का 2 से 2.5 kg। बिफेलो और क्रॉस ब्रेड का 2.5 kg से 3 kg पर 100 kg बॉडी वेट। मोस्टली इन दोनों का ही पूछा जाता है, बट कभी कभी इनका भी आ जाता है। शीप का 2.5 से 3 kg पर एनिमल पर डे। ये पर एनिमल पर डे है, पर केजी नहीं है। 2.5 से 3 kg। लैक्टेटिंग शीप का पूछा जाए तो 4% ऑफ बॉडी वेट। मीट गोट का पूछा जाए तो 3 से 4% ऑफ देयर लाइव वेट। डेयरी गोट का पूछा जाए तो 5 से 7% ऑफ देयर लाइव बॉडी वेट। कैमल का पूछा जाए तो 2% ऑफ देयर बॉडी वेट। अगर ये नहीं याद होते तो ये दो तो बिल्कुल नहीं भूलने। कैटल का 2 से 2.5 kg पर 100 kg बॉडी वेट, और बिफेलो और क्रॉस ब्रेड का 2.5 से 3 kg पर 100 kg बॉडी वेट। ये तो याद रखना ही रखना है, और ये 100% पूछा जाता है। प्रोडक्शन राशन की बात करें तो ये दो नहीं भूलने, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। 1 kg कंसेंट्रेट 2.5 kg मिल्क के लिए कैटल में, और 1 kg कंसेंट्रेट 2 kg मिल्क के लिए क्रॉस ब्रेड और बिफेलो में। 2 kg के लिए 1 kg, 2 kg मिल्क के लिए 1 kg कंसेंट्रेट, और 2.5 kg मिल्क के लिए 1 kg कंसेंट्रेट कैटल में, 2 kg मिल्क के लिए 1 kg कंसेंट्रेट क्रॉस ब्रेड और बिफेलो में। लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जेबू कैटल या इंडियन कैटल को देते हैं 1.25 kg कंसेंट्रेट, और बिफेलो को 1.75 kg कंसेंट्रेट। ये भी पूछा गया है। साल्ट और मिनरल मिक्सचर अगर पूछा जाए तो 1% ऑफ कंसेंट्रेट मिक्सचर। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। टोटल ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट की बात करें अगर हम तो 2/3 होगा रफेज और 1/3 होगा कंसेंट्रेट, और 2/3 रफेज में से 2/3 ड्राई रफेज और 1/3 ग्रीन रफेज। अगर इफ ग्रीन रफेज इज लेग्यूम तो देन रफेज क्या होगा? 1/4 हो जाएगा, 1/4 बाई ग्रीन रफेज और 3/4 ड्राई रफेज। 1/4 हो जाएगा ग्रीन और 3/4 हो जाएगा ड्राई। नेक्स्ट यहां से पूछा जाता है, ये है सच याद रखना है, टीडीएन परसेंटेज इक्वल टू डीसीबी परसेंटेज प्लस डीसीएफ परसेंटेज प्लस डाइजेस्टिबल नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट परसेंटेज प्लस डाइजेस्टिबल ईथर एक्सट्रैक्ट इनटू 2.25। ये है सच इक्वेशन जो है ये एग्जाम में पूछी जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट परसेंटेज कितनी होती है? डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन प्लस डाइजेस्टिबल क्रूड फाइबर प्लस डाइजेस्टिबल नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट प्लस डाइजेस्टिबल ईथर एक्सट्रैक्ट को मल्टीप्लाई किया है इंटू 2.25। 1 kg TDN पूछा जाता है, 1 kg TDN इक्वल टू 4.4 मेगा कैलोरी पर ग्राम डाइजेस्टिबल एनर्जी, या 1 kg TDN इक्वल टू 3.6 मेगा कैलोरी मेटाबॉलिक एनर्जी। ये सारी सब की सब इक्वेशन है सच याद रखनी है। 1 kg TDN इक्वल टू 0.86 स्टार्च इक्विवेलेंट।
0.32 kg 0.32 kg TDN is required by a cow for 1 liter of milk production. काफ स्टार्टर अगर पूछा जाए, काफ स्टार्टर में 18 से 19% DCP, 23 से 26% CP और 75% TDN. तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हैज सच सब की सब आपको याद होनी चाहिए, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं हैज सच. काफ स्टार्टर शुड बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ एज. ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हीट स्ट्रा में DCP 0% होता है और CP 3 से 4% होता है. डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन पूछा जाए तो व्हीट स्ट्रा में या कोई भी स्ट्रा है उसमें 0%, लेकिन क्रूड प्रोटीन 3 से 4% होता है, पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और 40% TDN. ह्यूमन अमोनिया कंसेंट्रेशन ग्रेटर देन 5 to 8 mg per 100 ml, ऐसा सच याद रखना है. अडॉप्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन माइक्रोब्स टू डाइटरी यूरिया तो 2 से 4 वीक्स, वेरी इंपॉर्टेंट. यूरिया टॉक्सिसिटी रिजल्ट. यूरिया टॉक्सिसिटी कब होती है? जब अमोनिया कंसेंट्रेशन एक्सीड हो जाए 80 mg per 100 ml और ब्लड अमोनिया कंसेंट्रेशन 1 mg per 100 ml, वेरी इंपॉर्टेंट. डिफोनेशन क्या होता है? सिलेक्टिव रिमूवल ऑफ प्रोटोजुआ फ्रॉम रूमिनल इकोसिस्टम. ठीक है. केमिकल डिफोनेशन किससे करते हैं? तो कॉपर सल्फेट से और सोडियम क्लोराइड सल्फेट से करते हैं, इंपॉर्टेंट है. पूछा कुछ इंजाइम्स में पूछा जाता है इसमें कौन सा मेटल होता है. अगर पूछा जाए सीरोप्लाज्मिन में, सीरो मींस कॉपर, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में कॉपर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो याद रखना ही है, ये पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है. सेलेनियम किस में होता है? ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज में होता है सेलेनियम. जिंक पूछा जाए तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज में और एल्कलाइन फास्फेटेज में. सिकोट्राफी या कोप्रोफेजी या सीडो रूमिनेशन किस में होती है? रैबिट में होती है. कब स्टार्ट होती है? 3 वीक्स ऑफ एज में. असेंशियल फैटी एसिड्स कौन कौन से होते हैं? लिनोलिनिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, लिनोलिक एसिड और लिनोलिनिक एसिड. लिनोलिक और अर्किडोनिक एसिड. ठीक है. कैट में पूछा जाए एसेंशियल फैटी एसिड तो वो होता है अर्किडोनिक एसिड. पिग और पोल्ट्री में होता है लिनोलिनिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट. लिनोलिक नहीं होता यहाँ, लिनोलिनिक होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है. पूछा जाता है कौन सा कीटोजेनिक अमाइनो एसिड है? तो वो होता है ल्यूसीन. ल्यूसीन इज कीटोजेनिक अमाइनो एसिड. एसेंशियल अमाइनो एसिड से क्वेश्चन पूछा जाता है. अगर पूछा जाए पिग का तो लाइसिन, पोल्ट्री का ग्लाइसिन, शीप का मिथ्योनिन, कैट का टॉरिन. मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया इनमें से कौन सा है? तो वो है मिथेनोबैक्टीरियम रूमिनेटियम. ठीक है. वोलाटाइल फैटी एसिड कितने परसेंट एनर्जी देते हैं? 30%, 40%, 50% या 70%? तो 70% एनर्जी देते हैं वोलाटाइल फैटी एसिड. इसमें से पूछा जाता है मिल्क फैट सिंथेसिस कौन सा करता है? तो एसीटेट करता है मिल्क फैट सिंथेसिस और प्रोपियोनेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो ग्लूकोनियोजेनिक कौन सा होता है? प्रोपियोनेट. और मिल्क फैट सिंथेसिस कौन सा करता है? एसीटेट. नेक्स्ट पूछा जाता है अगर हम हाई रफेज डाइट देंगे तो एसीटेट की प्रोडक्शन हाई होगी, उसकी वजह से हाई मिल्क फैट परसेंटेज होगी. तो हाई रफेज डाइट, हाई एसीटेट प्रोडक्शन, हाई मिल्क फैट परसेंटेज. अगर हाई कंसेंट्रेट देंगे या हाई ग्रेन देंगे तो क्या होगा? प्रोपियोनेट की प्रोडक्शन ज्यादा होगी और उसकी वजह से मिल्क यील्ड हाई होगी. तो मिल्क यील्ड किस में होगी? कंसेंट्रेट में. और मिल्क फैट किस में होगी? रफेज, हाई रफेज डाइट में. रेशो पूछी जाती है एसीटेट, प्रोपियोनेट और ब्यूटरेट की. तो ये रेशो होती है, एसीटेट होता है 65%, प्रोपियोनेट होता है 20% और ब्यूटारेट होता है 10%. एसीटेट देता है 10 ATP, प्रोपियोनेट देता है 17 ATP और ब्यूटारेट देता है 25 ATP. हम नाइट्रोजन कंटेंट DCP, CP और TDN या डाइजेस्टिबिलिटी स्ट्रा की इंप्रूव कर सकते हैं यूरिया ट्रीटमेंट से. We can improve nitrogen content, DCP, CP, TDN and digestibility of straw by urea treatment. यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है. ड्राई रफेज या स्ट्रा 4% ऑफ स्ट्रा. ड्राई रफेज में यूरिया कितना डाल सकते हैं हम? 4% ऑफ स्ट्रा. अगर हम मिक्सचर बनाए 100 kg स्ट्रा की तो उसमें 40 लीटर वाटर डालना पड़ेगा और 4 kg यूरिया डालना पड़ेगा. मीन्स यूरिया और वाटर की अगर रेशो पूछी जाए तो क्या होगी? 10:1. ठीक है. अगर पूछी जाए यूरिया और स्ट्रा की रेशो तो ये क्या होगी? 4:100. ठीक है. ग्रीन रफेज या साइलेज में 0.5% डालते हैं यूरिया. राशन में 1% ऑफ टोटल ड्राई मैटर और कंसेंट्रेट में अप टू 3% ऑफ टोटल कंसेंट्रेट ऑफ डाइट.
तो वाटर यूरिया मैंने बता दिया आपको 10:1। अगर पूछा जाए नाइट्रोजन सल्फर रेशो तो वो होगी 10:1। 400 से 500 ml ब्लड सर्कुलेट होता है थ्रू आउट द अडर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 ml ऑफ मिल्क। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। रॉ फिश में या ब्रेकन फर्न में थाइमिनेज होता है एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। स्टीली वूल या स्ट्रिंगी वूल कॉपर की डेफिशिएंसी से होता है। पैराकिराटोसिस जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। पैरोसिस या स्लिप टेंडन मैंगनीज की डेफिशिएंसी से होता है। ऑलरेडी हमने बात कर ली है पीछे, ये रिपीट हो गया। एक्यूट पॉइजनिंग सेलेनियम की, मतलब सेलेनियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो एक्यूट पॉइजनिंग के केस में कहते हैं ब्लाइंड स्टैगर। तो ब्लाइंड स्टैगर किस क्या है? एक्यूट पॉइजनिंग है किसकी? सेलेनियम की। ब्लाइंड स्टैगर किससे होता है? सेलेनियम की टॉक्सिसिटी से होता है एक्यूट पॉइजनिंग। अगर इसकी क्रॉनिक पॉइजनिंग हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? एल्कली डिजीज कहते हैं। या पूछा जाए एल्कली डिजीज किसकी टॉक्सिसिटी से होता है? सेलेनियम की टॉक्सिसिटी से होता है। डेगनेला डिजीज किसकी टॉक्सिसिटी से होती है? तो सेलेनियम की टॉक्सिसिटी से होती है। ग्लूकोज टॉलरेंट फैक्टर किसको कहते हैं? तो क्रोमियम को कहते हैं। फीड स्टफ में रफेज आते हैं, कंसंट्रेट आते हैं और फीड एडिटिव आते हैं। एनर्जी फीड्स या बेसल फीड्स में लेस देन 20% सीपी होता है और लेस देन 80% क्रूड फाइबर होता है। लेस देन 18% से कम क्रूड फाइबर और 20% से कम क्रूड प्रोटीन किसमें होता है? एनर्जी फीड्स में या बेसल फीड्स में। एनर्जी फीड्स में मोस्टली क्या आता है? सीरियल क्रॉप्स या उसके बाई प्रोडक्ट्स। प्रोटीन सप्लीमेंट में अगर पूछा जाए तो प्रोटीन सप्लीमेंट है तो प्रोटीन ज्यादा होगा, तो 20% से प्रोटीन ज्यादा अगर होगा तो प्रोटीन सप्लीमेंट है। 20% से क्रूड प्रोटीन अगर कम है तो क्या है वो? एनर्जी फीड्स या बेसल फीड्स है। और प्रोटीन सप्लीमेंट में 18% से फाइबर कम होता है, प्रोटीन 20% से ज्यादा होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज सॉइल एज? साइलेज नहीं, सॉइल एज। तो सॉइल एज क्या होता है? पास्चर व्हेन कट एंड फेड ग्रीन टू एनिमल इन इट्स ऑन स्टॉल इज कॉल्ड एज साइलेज। तो पास्चर जब हम काट के फेड करते हैं नॉर्मल पास्चर ग्रीन वाले तो वो होते हैं साइलेज। साइलेज नॉट साइलेज, सॉइल। दूसरा क्या है? साइलेज। ठीक है, थैंक यू सो मच सुनने के लिए। तो मुझे बताना लेक्चर कैसा लगा। क्या हमें सब सब्जेक्ट्स के ऐसे ही लेक्चर लाने चाहिए क्विक रिवीजन के या नहीं? इससे पहले हम एजीपी का एक क्विक रिवीजन कर चुके हैं। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते थे। अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गलतियाँ अक्सर हो जाती हैं स्लिप ऑफ टंग की वजह से। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।